हेलो एवरीवन, सभी को सादर जय हिंद एंड वेलकम टू इग्नाइट एकेडमी। मैंने अभी तक आपके सामने लगभग 70 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नाउ आई विल डिस्कस अ क्वेश्चन नंबर 71 इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 71 अगेन अब रिपीटेटिव टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, यानी रिपीट हुए हैं जो प्रॉब्लम उन्हीं के बारे में, यानी वैसे ही प्रॉब्लम आते रहेंगे। इफ अ सॉलिड शाफ्ट सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क टी, एक सॉलिड शाफ्ट है जो टॉर्क टी से सब्जेक्टेड है एट इट्स एंड सच दैट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड एफएस। इस तरीके से मुझे टॉर्क अप्लाई करना है कि एक्चुअल में जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो एफएस से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। सो डायमीटर ऑफ शाफ्ट विल बी, शाफ्ट का डायमीटर कितना हो जाएगा। अरे यार, हम सभी लोग अच्छे तरीके से एक रिलेशन जानते हैं, और जो रिलेशन जानते हैं टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो मैं शुरू के दो टर्म्स को इक्वेट करता हूं। शुरू का दो टर्म्स मतलब कि इन दोनों टर्म्स को अगर मैं इक्वेट करूं, सो हमें क्या मिलेगा, टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर, इसी तरीके से मिलेगा। तो अगर मैं टॉर्क की बात करता हूं, टी इज द टॉर्क डिवाइडिंग बाय टाउ का मतलब हमारे पास हो जाता है पाई बाई 32 डी रेज़ टू पावर 4। ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं, इज इक्वल टू टाउ बाय आर। सो टाउ डिवाइडिंग बाय टाउ, अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए सो टाउ मैक्स को इसने एफ एस बोला है, ठीक है ना, एफ एस डिवाइडिंग बाय आर का वैल्यू हो जाएगा डी बाई 2। तो अगर मैं यहां से उड़ाऊं तो जैसे 16 यहां से उड़ाया तो डी क्यू, तो हमारे पास एफ एस का वैल्यू क्या आता था, यहां से एफ एस का वैल्यू आता था 16t डिवाइडिंग बाय पाई डी क्यू। इट इज द वैल्यू। ये हमसे डी का वैल्यू पूछ रहा है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू। तो डी क्यू हमारे पास हो जाएगा 16t डिवाइडिंग बाय पाई इंटू एफ एस। इट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू। हम अगर डी की बात करें सो डी हो जाएगा 16t डिवाइडिंग बाय पाई इंटू एफ एस होल रेज़ टू पावर 1/3। इट इज द वैल्यू। ये हमारे पास डायमीटर ऑफ शाफ्ट यहां पर आ जाएगा। दिस इज अवर डायमीटर ऑफ शाफ्ट। ये डायमीटर ऑफ शाफ्ट हमारे पास आ जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 16t डिवाइडिंग बाय पाई इंटू एफ एस होल रेज़ टू पावर 1/3। दिस इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। भैया ये टाउ नहीं है, ये टी है, ठीक है, टाउ नहीं है, टी है। सो दिस इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन में से एक है, ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीटेटिव टाइप प्रॉब्लम था, इसमें कोई मैंने नया काम नहीं किया है। चलिए आई विल डिस्कस अ नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज कैंटिलीवर बीम ड्यू टू प्योर मूवमेंट एम इट्स फ्री एंड। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, आई विल डिस्कस अ कैंटिलीवर बीम लाइक दिस, और फ्री एंड पर मान लो हमने यहाँ पर मूवमेंट एम अप्लाई किया। इफ आई विल अप्लाइंग मूवमेंट एम एट फ्री एंड, ये मूवमेंट एम है जो फ्री एंड पर अप्लाई किया है। अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं, एल इज द लेंथ और ई आई इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। और अगर मैं इसकी यहां पर बात करूं, डिफ्लेक्टेड शेप बनाने की कोशिश करूं, इफ आई विल ड्रॉ अ डिफ्लेक्टेड शेप हियर, सो डिफ्लेक्टेड शेप इस तरीके से बनेगा। डिफ्लेक्टेड शेप इस तरीके से बनता है। ये हमसे क्या बोल रहा है, ये हमसे काय की वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, यानी यहां से यहां तक, यानी ये हमसे डेल्टा मैक्स का वैल्यू पूछ रहा है। एंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जो डेल्टा मैक्स का वैल्यू होगा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज एम एल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय हाउ मच ई आई, एम एल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2 ई आई। इट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा मैक्स। ये हमारे पास डेल्टा मैक्स का वैल्यू हो गया। सो डेल्टा मैक्स इज एम एल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2 ई आई। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, एम एल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2 ई आई। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं, क्वेश्चन नंबर 73। ये हमसे बोल रहा है, इफ द लोड एंड अ कॉलम इज टू इंक्रीज टू अ वैल्यू दैट ऑन इट्स रिमूवल द डिफ्लेक्शन, ठीक है ना, रिमेन द लोड इज नोन एज। मैंने आपके सामने बोला है कि इफ द लोड, एंड नहीं है ये, इफ द लोड इन अ कॉलम, ठीक है ना, अगर मैं किसी भी लोड को किसी भी कॉलम में इंक्रीज करूं टू अ वैल्यू तक, ऑन इट्स रिमूवल द डिफ्लेक्शन रिमेन्स, ठीक है ना, ऑन इट्स रिमूवल द डिफ्लेक्शन रिमेन्स, द लोड इज नोन एज, ठीक है ना। तो ऐसा लोड बताइए कि जब मैंने कॉलम पर लोड को अप्लाई किया, ठीक है ना, अप्लाई करने के बाद उस कॉलम पर थोड़ा सा क्या आ गया, लोड को अप्लाई किया और लोड को इंक्रीज किया, तो हमारा कॉलम पर थोड़ा सा बकलिंग आ जाता है, सही बात है। तो उस लोड को क्या बोला जाएगा, तो नो डाउट उसको क्रिपलिंग लोड भी बोला जाता है, बकलिंग लोड भी बोला जाता है, क्रिम्पलिंग लोड भी बोला जाता है, यानी कि ऑल डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ शाफ्ट ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क वेरी फ्रॉम। देखो भैया,
अगर मैं आपके सामने किसी भी शाफ्ट की बात करता हूं, ये हमसे पूछ रहा है कि किसी भी शाफ्ट में जो शेयर स्ट्रेस का वैल्यू है, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस आता है ना शाफ्ट में, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो किस तरीके से वेरी करता है, किस तरीके से इंड्यूस्ड होगा, ठीक है ना, ये हमसे पूछ रहा है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसने हमसे बोला आई विल कंसीडरिंग अ शाफ्ट हियर, मैं आपसे एक शाफ्ट कंसीडर करके बताता हूं। शाफ्ट इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से हमारे पास एक शाफ्ट है। अब इस तरीके से अगर हमारे पास मान लीजिए देयर विल बी अ शाफ्ट, ये हमारे पास एक शाफ्ट है और इस शाफ्ट पर मैंने क्या किया, आई विल अप्लाइंग अ टॉर्शन, मैंने यहां पर टी टॉर्क अप्लाई किया। और अगर मैं आपके सामने बात करता हूं डी इज द डायमीटर ऑफ टॉर्क, डायमीटर ऑफ शाफ्ट, डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज कैपिटल डी, ये हमारे पास कैपिटल डी डायमीटर ऑफ शाफ्ट है। हमने सभी लोगों को पता है, ऑलरेडी बताया है। और अगर मान लीजिए मैं यहां से आपके सामने बात करता हूं, सो दिस इज अवर रेडियल डिस्टेंस, ये हमारा रेडियल डिस्टेंस है आर, जो कि सेंटर पर 0 होगा, यहां पर मैक्सिमम होगा, सही बात है। तो अगर मैं आपके सामने क्रॉस सेक्शन व्यू बनाऊं इस शाफ्ट का, तो क्रॉस सेक्शन व्यू तो हमें सर्कल दिखाई देगा, क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ शाफ्ट इज बिकम सर्कल, ये तो सर्कल ही दिखाई देगा ना सॉरी, जो शाफ्ट है इस शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन व्यू कैसा दिखाई देगा, तो इस शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन व्यू हमें सर्कल दिखाई देगा। अब अगर शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन व्यू हमें सर्कल दिखाई देगा इस तरीके से, लाइक दिस, इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, और अगर मैं इसका टॉर्शनल डायग्राम बनाऊं, तो हम सभी लोगों को पता है भैया, अगर मान लो मुझे शेयर स्ट्रेस निकालना है तो शेयर स्ट्रेस T बाय J इज इक्वल टू टाउ बाय आर, और अगर मुझे शेयर स्ट्रेस निकालना है तो शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, T बाय J मल्टीप्लाई बाय आर, ये हो जाएगा, यानी कि टाउ के ऊपर 1 की पावर, आर के ऊपर 1 की पावर। इसका मतलब डायग्राम जो होगा वो तो लीनियरली वेरी करेगा। और साथ में याद रखिए सेंटर पर आर की वैल्यू क्या है, यानी रेडियल डिस्टेंस सेंटर पर है 0, और अगर मैं यहां पर आऊंगा तो दिस इज आर की वैल्यू इज बिकम मैक्सिमम, आर मैक्सिमम हो जाएगा। यहां पर भी आर क्या है, दिस इज आर इज ऑल्सो अ मैक्सिमम, यानी कहने का मतलब जो शेयर स्ट्रेस डायग्राम होगा वो ऊपर होगा मैक्सिमम, यानी क्योंकि आर मैक्स होगा तो टाउ मैक्स होगा। So this is the value of maximum shear stress, सेंटर पर R की वैल्यू 0 है तो वैल्यू 0 जाएगा, यानी कि this is the value is 0। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो this is also a value of tau max, ये हमारे पास tau max का वैल्यू आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एट सेंटर टू 0 एट सर्कमफेरेंस गलत, मैक्सिमम एट सेंटर टू मिनिमम ऑफ सर्कमफेरेंस गलत, 0 एट सेंटर टू मैक्सिमम एट सर्कमफेरेंस, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि भैया बिल्कुल 0 होगा, कहां पर, सेंटर पर, सेंटर पर वैल्यू 0 होगा, और सर्कमफेरेंस मतलब ऊपर नीचे वैल्यू क्या होगा, ऊपर नीचे वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो 74 का मेरी समझ से सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्लियर, वेरी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, द रेशो ऑफ द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ टू बीम, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ टू बीम, किन्हीं भी दो बीम के फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का रेशो बता दो ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, एक जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, स्क्वायर, ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, जिसका क्रॉस सेक्शन है स्क्वायर, द फर्स्ट बीम बीइंग प्लेस्ड इट्स टॉप एंड बॉटम साइड हॉरिजॉन्टली, पहला जो बीम है वो टॉप और बॉटम साइड हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, एंड सेकंड बीम बीइंग प्लेस्ड विथ 1 डायगोनल हॉरिजॉन्टल, सेकंड बीम इस तरीके से प्लेस्ड किया गया है जिसका एक डायगोनल हॉरिजॉन्टल मैंने बना दिया, जिसका एक डायगोनल क्या बना दिया, एक डायगोनल मैंने जिसका हॉरिजॉन्टल बना दिया। अच्छे तरीके से सुनना भैया, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मतलब हम आपके सामने क्या बोल सकते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। देखिएगा अगर मैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की बात करूं तो जैसे हमने प्योर बेंडिंग इक्वेशन पढ़ा है, m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम यहां से सिग्मा की वैल्यू निकालें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, तो सिग्मा हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन आई। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का मतलब कितना मूवमेंट रजिस्ट कर सकता है, आप यहां से मूवमेंट की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, m की वैल्यू निकालो। सो इफ आई विल टॉक अबाउट m इज इक्वल टू होता है z सिग्मा मल्टीप्लाई बाय, m की बात करूं तो सिग्मा मल्टीप्लाई बाय i अपॉन y, और ये i अपॉन y जो होता था इट इज कॉल्ड एज सेक्शन मॉडुलस z। तो मैं m की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, m की वैल्यू में सिग्मा मल्टीप्लाई बाय z लिख सकता हूं। बेटा ये जो z सेक्शन मॉडुलस है एक्चुअल में यही स्ट्रेंथ ऑफ बीम कहलाता था। मैंने आपको बताया है, लाइव क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इन बातों को समझ पा रहे होंगे कि सर ने मुझे बताया था कि z को क्या बोला जाता है, z को बोला जाता है कौन सा मॉडुलस, तो z को बोला जाता है सेक्शन मॉडुलस। मैंने इसको सेक्शन मॉडुलस के बारे में बताया था, z इज कॉल्ड एज सेक्शन मॉडुलस, z को सेक्शन मॉडुलस मैंने बोला।
अब z को अगर मान लीजिए मैंने सेक्शन मॉडुलस बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत की बात नहीं, z इज बिकम सेक्शन मॉडुलस, z को सेक्शन मॉडुलस बोल दिया। माय डियर फ्रेंड, यानी जिस भी बीम का सेक्शन मॉडुलस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बीम होगा। तो अगर चाहूं तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मतलब सेक्शन मॉडुलस में अपनी बीम का निकाल सकता हूं, या फिर ये निकाल सकते हो, लेकिन सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा तो अल्टीमेटली z ही बचेगा। क्लियर? अब देखिए, तो अगर मैं आपके सामने पहली बीम की बात करूं, फर्स्ट बीम क्या बोल रही है मुझसे? फर्स्ट बीम बोल रहा है टॉप एंड बॉटम साइड हॉरिजॉन्टल, यानी कि हमारा जो स्क्वायर बीम था, स्क्वायर बीम लाइक दिस, इस तरीके से मैंने एक स्क्वायर बीम बनाया है और एक स्क्वायर बीम लाइक दिस, बिल्कुल एज इट इज, जैसे अपन जनरल बनाते हैं वैसे ही है। इसका ये साइड हमने a मान लिया और ये साइड भी मैंने इसका a मान लिया, ठीक है ना। z का वैल्यू निकालना है, इसका z1 कितना हो जाएगा? तो भैया इसका z1 होता है I/y, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर अगर इसका सेंटर एक्सेस माना तो यहाँ पर y का वैल्यू तो कितना हो जाएगा? द वैल्यू इज a/2, इसका y हो जाएगा a/2। तो अगर मैं I/y निकालूं तो इसका BDQ/12, तो इसका सीधा हो जाएगा a4 डिवाइडिंग बाय 12 डिवाइडिंग बाय a/2, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर z1 की वैल्यू निकाली तो मेरी समझ से z1 जो आना चाहिए इट इज a³ डिवाइडिंग बाय 6, इट इज द वैल्यू ऑफ z1। ये हमारे पास सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा। दिस इज अवर सेक्शन मॉडुलस ऑफ फर्स्ट बीम, ये फर्स्ट बीम का सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा, दैट मींस a³ डिवाइडिंग बाय 6, ये a³ डिवाइडिंग बाय 6 हो गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं सेक्शन मॉडुलस सेकंड बीम का निकालूं, सेकंड बीम में हमसे क्या बोल रहा है? देयर विल बी अ लिटिल बिट चेंज। देखो सेकंड बीम में क्या बोल रहा है? सेकंड बीम में बोल रहा है वन डायगोनल हॉरिजॉन्टल, हमने एक डायगोनल को हॉरिजॉन्टल बना दिया। एक डायगोनल मतलब कि हमने इसको हॉरिजॉन्टली बनाया, ये जो डायगोनल है ना वो डायगोनल हॉरिजॉन्टल, यानी ये जो डायगोनल होगा उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड किया, तो ये हमारा डायगोनल हो गया। तो हमारा बीम कैसा दिखेगा? हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन दिखाई देने लगेगा। सही बात है, दिस इज अवर डायगोनल, ये डायगोनल हॉरिजॉन्टल रख दिया मैंने। अब डायगोनल हॉरिजॉन्टल रखा तो नो डाउट अगर ये अब देखना बहुत ध्यान से, डायगोनल में हॉरिजॉन्टल रख रहा हूं। अब अगर डायगोनल को मैंने हॉरिजॉन्टल रखा, हम सभी लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से, देखो डायगोनल हॉरिजॉन्टल रख दो भैया, डायगोनल को हॉरिजॉन्टल रख दिया तो बनी बात है, अगर ये a है, ये भी a था, सभी साइड a थी ना, दिस इज a, सभी साइड a है, ठीक है ना, सभी साइड a है। अगर सभी साइड यहाँ पर a थी, सभी साइड अगर यहाँ पर a थी, तो अच्छे तरीके से सुनना, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, यहाँ से लेकर न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचा? सो दिस डिस्टेंस इज बिकम a/√2, ठीक है ना, सॉरी दिस डिस्टेंस इज बिकम, अगर मैं इस डिस्टेंस की आपके सामने बात करूंगा, सो दिस डिस्टेंस इज a/√2, ये हमारे पास a/√2 बचा, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप का बीम ऐसे हमसे बनाने को बोल रहा है। जब आप इसका सेक्शन मॉडुलस निकालोगे ना I/y करके, इसका सेक्शन मॉडुलस मैंने स्टील स्ट्रक्चर में निकलवाया है आपको जब मैंने शेप फैक्टर पढ़ाया था, ठीक है। इसका सेक्शन मॉडुलस जब आप निकालोगे तो मेरी समझ से इसका सेक्शन मॉडुलस आना चाहिए a³ डिवाइडिंग बाय 6/√2, इसका सेक्शन मॉडुलस आना चाहिए a³ डिवाइडिंग बाय 6/√2, दिस इज अवर सेक्शन मॉडुलस, ये इसका सेक्शन मॉडुलस आना चाहिए a³ डिवाइडिंग बाय 6√2, और ये हमारे पास आ रहा है a³ डिवाइडिंग बाय 6। इसने हमसे क्या बोला है? फर्स्ट बीम और सेकंड बीम के स्ट्रेंथ में, यानी कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का रेशियो बता दो। तो अगर मैं आपके सामने Z1/Z2 का रेशियो बताऊं, Z1 कितना है भैया? Z1 है a³ डिवाइडिंग बाय 6 डिवाइडिंग बाय, ये आ जाएगा a³ डिवाइडिंग बाय 6/√2। सो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं a³ से a³ को उड़ाऊं, 6 से 6 को उड़ा दिया, 1/√2 ऊपर जाएगा, सो द वैल्यू इज बिकम √2। हमारे पास जो वैल्यू आएगा, दिस वैल्यू इज √2, ये हमारे पास √2 वैल्यू आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इस बात को याद रखिए, ठीक है ना। सो वेरी इजी, थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम था बट प्रॉब्लम अच्छा है मेरी समझ से, है ना, थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम है लेकिन प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये बहुत ही आसान है। इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट द बल्क मॉडुलस देन द पॉइजन्स रेशियो इज, एक्सपेरिमेंट इज फाउंड दैट द बल्क मॉडुलस, यार ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, देयर विल बी सम दिक्कत, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, जस्ट अ वेट प्लीज, यहाँ पर लिखने में कुछ गलती हो गई है क्वेश्चन में। सो अगर मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट इट्स फाउंड दैट बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू शेयर मॉडुलस, यहाँ पर बल्क मॉडुलस इक्वल टू शेयर मॉडुलस, एक वर्ड यहाँ पर ऐड कर लीजिए, बल्क मॉडुलस इक्वल टू शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस है
वो इक्वल टू शेयर मॉडुलस, वो शेयर मॉडुलस के क्या हो गया, वो शेयर मॉडुलस के बराबर हो गया। अगर बल्क मॉडुलस इक्वल टू शेयर मॉडुलस, अगर हमारा हमारा अगर ये जो बल्क मॉडुलस है इक्वल टू शेयर मॉडुलस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो, फिर आपको पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू बताना है। ऐसा क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो, आपको अब पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू बताना है। तो हमने बोला है कि बल्क मॉडुलस का मतलब K इज इक्वल टू शेयर मॉडुलस, ये शेयर मॉडुलस के बराबर हो गया, यानी K इज इक्वल टू G, ठीक है ना। तो ये हमसे क्या बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो, आप पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू बताओ। अरे भैया हमें एक रिलेशन याद होगा, म्यू इज इक्वल टू, मैंने कल ही की क्लास में, कल जो आपके सामने सेशन लिया है उसको ड्राइव करवाया है, म्यू इज इक्वल टू 3k माइनस 2g डिवाइडिंग बाय 6k प्लस 2g, 3k माइनस 2g डिवाइडिंग बाय 6k प्लस 2g। इस तरीके से मैंने एक रिलेशन आपके सामने ड्राइव करवाया था, 3k माइनस 2g डिवाइडिंग बाय 6k प्लस 2g, दिस इज द रिलेशन। हमने बोला e जो है वो k के बराबर है, यानी ये हम ऐसा लिख सकते हैं 3k माइनस 2k डिवाइडिंग बाय 6k प्लस 2k, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आया, दिस वैल्यू इज बिकम इक्वल टू 1/8। आप 1/8 अगर यहाँ पर सॉल्व करें तो देखो 0, 8 एकम 8, बचा हमारे पास कितना 2, तो 8 दूनी 16, ठीक है ना, 8 दूनी 16, बचा 4, 8 पंजे 40, 0.125। सो दिस इज ए ऑप्शन इज करेक्ट, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इतना आसान प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है ना, इतना आसान प्रॉब्लम इज देयर। थोड़ा सा आगे चलते हैं मेरे भाई और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं, नाउ सी हियर, ताकि आप लोग को थोड़ा सही लगे, थोड़ा अच्छा लगे और थोड़ा सा मजा आ जाए। क्लियर, चले आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम माना जाता है इस प्रॉब्लम को, ठीक है ना। प्रॉब्लम देखिए हमसे क्या बोल रहा है, द बीम AC, हमारे पास बीम AC है, सपोर्टेड एट A, जो A पर सपोर्ट है, एंड C इज द पिन, पिन का मतलब हिंज है, इंटरनल हिंज, टू अ कैंटिलीवर बीम CD, ठीक है ना, और ये कैंटिलीवर बीम है CD। बोथ बीम हैविंग आइडेंटिकल फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, दोनों ही बीम जो है उसके पास आइडेंटिकल फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, ठीक है ना। हमने बोला दोनों ही बीम जो है, उन दोनों ही बीम के पास क्या है, तो अगर मैं दोनों ही बीम की बात करता हूं तो दोनों ही बीम के बाद आइडेंटिकल फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है। आइडेंटिकल फ्लेक्सुरल रिजिडिटी यानी EI इज सेम, है ना, आइडियल फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का मतलब EI सेम, EI सेम है, आइडेंटिकल फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का मतलब EI सेम है, ठीक है ना, EI इज सेम, EI हमारा जो है वो EI हो गया सेम। अब ये हमसे क्या बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है कि having identical flexural rigidity EI, the vertical load of kilonewton 8 kilonewton acting at point B, the definition नहीं, the deflection, मैं इसको चेक नहीं कर पाया हूं थोड़ा पीपीटी, दिस इज द डिफ्लेक्शन। ये हमसे बोल रहा है व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन कितना होगा, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी, इस डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पर कितना होगा। तो एक्चुअल में मुझे बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी है, आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन का कितना वैल्यू होगा। तो अपन देखते हैं भैया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन का कितना वैल्यू होगा। अच्छे तरीके से सुनना, मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बोलूं, इसने बोला है ये तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड दिस इज अवर कैंटिलीवर बीम और यहाँ पर पिन जॉइंटेड है, तो मैं अलग अलग तरीके से सॉल्व करता हूं। पहले तो हमने ये सिंपली सपोर्टेड बीम अलग से बना लिया, यहाँ पर एक सपोर्ट हिंज सपोर्ट दिया हुआ है, सही बात है, और एक सपोर्ट सी दिया हुआ है, ये भी क्या है, ये भी यानी इंटरनल हिंज है, इसको हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और इस पर हमने 8 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई कर दिया। अब भैया 8 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई किया, दिस इज 1.5 मीटर, दिस इज 1.5 मीटर, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्शन, तो नो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, यानी कि सीधी सीधी बात है, यहाँ पर जो रिएक्शन आएगा दिस रिएक्शन इज 4 किलो न्यूटन और यहाँ पर जो रिएक्शन आया दिस रिएक्शन इज ऑल्सो हाउ मच किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पर डेल्टा बी की बात करूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी, इसको हम डेल्टा B1 बोल देते हैं। कितना आएगा डेल्टा B1 का वैल्यू भाई साहब, अगर मैं आपके सामने डेल्टा B1 की बात करूं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा B1, तो डेल्टा B1 कितना होता है, PLQ अपॉन 48 TI होता है क्या, मेरी समझ से डेल्टा B1 कितना होता है, PLQ अपॉन 48 TI। सो इफ आई विल टॉक अबाउट डेल्टा B1 इज PL क्यूब, तो P का वैल्यू हो गया 8L क्यूब,
एल क्यू का मतलब 3 का क्यूब डिवाइडिंग बाय कितना EI, डिवाइडिंग बाय 48 EI। तो हम जब इसको सॉल्व करें डेल्टा B1 का वैल्यू जब हम निकालेंगे, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट डेल्टा B1, तो अगर हम डेल्टा B1 निकालें, सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा B1 इज बिकम इक्वल टू PL क्यूब, यानी कि देखो 8 6 48, तो 3 त्रिका 9/6, तो 9/6 का मतलब कितना हो गया, 9/6 यानी 3 2 चलो अच्छा 9/6, 9/6 EI ये आ गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी 3/2 EI। इट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा B1, ये डेल्टा B1 का वैल्यू होगा। लेकिन दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर, ये एकदम करेक्ट आंसर नहीं है, अभी तो अपन को और काम बाकी है। एक्चुअल में देयर विल बी ऑल्सो कैंटिलीवर बीम हेयर, यहाँ पर कैंटिलीवर बीम है। एक बात सुनना और बड़े ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पर एक रिएक्शन अप्लाई हो रहा है 4 किलो न्यूटन का, तो भैया 4 किलो न्यूटन का रिएक्शन अप्लाई हो रहा है, तो इसका अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में भी 4 किलो न्यूटन का रिएक्शन आएगा। यानी कि इस पर्टिकुलर कैंटिलीवर बीम की अगर मैं बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर कैंटिलीवर बीम, तो इस पर्टिकुलर कैंटिलीवर बीम को अगर हम अलग से बनाएं, तो देखो कैंटिलीवर बीम हम अलग से बनाते हैं, क्या होगा, मैंने इस कैंटिलीवर बीम को अलग से बनाया, दिस इज अवर कैंटिलीवर बीम, और कैंटिलीवर बीम के इस वाले पॉइंट पर हमने 4 किलो न्यूटन का रिएक्शन अप्लाई किया। दिस इज द लेंथ इज 1.5 मीटर, इस पॉइंट को मैंने C पॉइंट नाम दिया था, और यहां पर इंटरनल हिंज था, दिस इज पॉइंट B, सॉरी यहां पर एक पॉइंट है एंड दिस इज पॉइंट B, ये हमारा पॉइंट B हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे भाई। एक्चुअल में हमें क्या डिफ्लेक्शन निकालना है, एक्चुअल में यहां से लेकर यहां तक का डिफ्लेक्शन मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट दिस, इस तरीके से, ठीक है। तो अब कंडीशन सुनना हो बड़े ध्यान से, एक्चुअल में डिफ्लेक्शन होगा कैसे, तो हमें यहां से लेकर यहां तक का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन इज डेल्टा B2, इसको बोल दो, हमें ये डेल्टा B2 चाहिए, क्योंकि B पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है, तो B पॉइंट पर डिफ्लेक्शन इसके कारण भी आएगा, इस बीम के कारण भी आएगा, और ये वाला बीम भी डिफ्लेक्ट करवा रहा होगा, सही बात है कि नहीं। तो अगर मैं डेल्टा B1 आपके सामने, डेल्टा B2 आपके सामने निकालूंगा, तो आप आराम से फॉर्मूला वगैरह निकाल लेना, PL3/3EI जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप चाहो यहां पर तो डेल्टा B2 निकाल सकते हो। और जब आप डेल्टा B2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास डेल्टा B2 जो आने वाला रहेगा, जो डेल्टा B2 आपके पास आने वाला रहेगा, वो डेल्टा B2 कितना आएगा बेटा, तो अगर आप डेल्टा B2 की यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है ना, डेल्टा B2 अगर आप कैलकुलेट करें, तो डेल्टा B2 हमारे पास आ जाएगा, या फिर अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप क्या करें, यहाँ पर 4 किलो न्यूटन हमारे पास था, आपने यहाँ पर 4 किलो न्यूटन अप्लाई किया था, इस 4 किलो न्यूटन के कारण आप डेल्टा B2 आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, PL3/3EI प्लस यहाँ पर थीटा मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी 1.5। अरे पता है कि नहीं, तो आप यहाँ पर जब डेल्टा यानी B2 कैलकुलेट करोगे, तो ये हमारे पास जो, मेरे पास जो ऑप्शन यानी मैंने सॉल्व किया हुआ है, वो आ रहा था हमारे पास 1.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा लगभग 5 पॉइंट समथिंग 6 पॉइंट, जस्ट अ वेट, ये तो आ रहा था हमारे पास 3/2 यानी 1.5, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रहा था, ये हमारे पास आ रहा था 5.25/EI, ऐसा कुछ हमारे पास वैल्यू आ रहा था। जब आप इन दोनों को डेल्टा B1 और डेल्टा B2 को ऐड करोगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला क्वेश्चन का आंसर आता है, इट इज 6.75/EI, ये हमारे पास डिफ्लेक्शन का वैल्यू आता है, इट इज द फाइनल आंसर, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। इन दोनों का जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के कारण डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो फाइनल आंसर इज दिस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रू if the area of cross section of square and circular beam subjected to equal bending movement नहीं है बेटा, bending moment subjected to equal bending moment are the same। चलिए, तो हमने आपके सामने बोला कि हमने आपके सामने एक मान लीजिए एक स्क्वायर बीम लिया, स्क्वायर बीम इज लुकिंग लाइक दिस। कौन सा बीम ज्यादा इकोनॉमिकल होगा या कौन सा बीम ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसका सेक्शन मॉड्यूलस ज्यादा होगा वो बीम ज्यादा स्ट्रांग होगा, एम आई राइट और रॉन्ग, जिसका सेक्शन मॉड्यूलस ज्यादा होगा वो बीम ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये बात हम सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। तो अब देखना बहुत ध्यान से मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैंने आपके सामने बोला, अगर सपोज हमने आपसे बोला ये स्क्वायर बीम है, स्क्वायर बीम A एंड B, और अगर मान लीजिए ये हमारे पास सर्कुलर बीम है, सर्कुलर बीम भी डिक्टो है, या फिर एक काम करता हूं,
ए और बी ना मान के इसको हम मान लेते हैं दिस डायमेंशन इज डी एंड दिस डायमेंशन इज ऑल्सो डी, और ये स्क्वायर बीम है और इसका डायामीटर आई ऑल्सो कंसिडरिंग डी इज द डायामीटर, ठीक है ना। अब ये मुझे देखना है, तो देखिएगा मैं आपसे क्या बोलूंगा, एक्चुअल में जब मैं पेरीमीटर निकालूंगा तो हम सभी लोगों को पता है पेरीमीटर एक्चुअल में इस बीम का क्या होगा, कम होगा, लेकिन इस बीम का पेरीमीटर क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे भैया जिस बीम का पेरीमीटर ज्यादा है इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, जिस बीम का पेरीमीटर ज्यादा है सीधी सीधी सी बात है ज्यादा मटेरियल उसको कास्ट करने में लगेगा, इसको कास्ट करने में मटेरियल कम लग रहा है, इसलिए ऐसा बोला जाता है स्क्वायर बीम इज मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू दिस। और साथ में एक बात और याद रखना, अगर मैं सेक्शन मॉडुलस निकालूंगा तो स्क्वायर बीम का सेक्शन मॉडुलस सर्कुलर से ज्यादा होता है, यानी कि स्क्वायर बीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि छोटे से सेक्शन में ज्यादा लोड रेजिस्ट कर सकती है ना। अगर इसका सेक्शन मॉडुलस Z1 है, इसका सेक्शन मॉडुलस Z2 है, तो याद रखिएगा स्क्वायर बीम का सेक्शन मॉडुलस इज ग्रेटर देन सर्कुलर बीम का सेक्शन मॉडुलस, इसीलिए Z1 इज ग्रेटर देन Z2, इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहेगा और एक्चुअल में ये इकोनॉमिकल पड़ेगा, क्योंकि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है छोटा सा सेक्शन हम यूज करेंगे स्क्वायर और ज्यादा लोड वो रेजिस्ट कर सकता है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, टू रॉड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, दो रॉड हैं जिनका मटेरियल डिफरेंट है। अगर मैं दो रॉड की आपके सामने बात करता हूं और दोनों ही रॉड का अगर मटेरियल डिफरेंट है, हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन A1 और A2 का जो रेशियो है इट इज 2:3, द थर्मल स्ट्रेसेस आर इक्वल, थर्मल स्ट्रेसेस इक्वल है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ E1 to E2। ओके, मैंने आपसे बोला एक्चुअल में कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इसको अल्फा 1 और अल्फा 2 मान लो, अल्फा 1 और अल्फा 2 की अगर मैं बात करूं तो इसका रेशियो हमें 2:3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अल्फा 1 और अल्फा 2 का रेशियो कितना दिया है, इट इज 2:3 दिया हुआ है। हम स्ट्रेस का वैल्यू जानते हैं, स्ट्रेस क्या होता था, स्ट्रेस होता था, देखो अच्छा हमें याद नहीं है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू होता है एल अल्फा डेल्टा टी। अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो डेल्टा एल अपॉन एल, इसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेन जिसको बोलते थे टेम्परेचर स्ट्रेन, तो ये हो जाता था अल्फा इंटू डेल्टा टी, सही बात है। अब हम अगर स्ट्रेस की बात करें, टेम्परेचर स्ट्रेस कैसे निकाला जाता है, तो टेम्परेचर स्ट्रेस इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। टेम्परेचर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूंगा तो टेम्परेचर स्ट्रेस निकाल सकते हैं ई मल्टीप्लाई बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो भैया दोनों का टेम्परेचर स्ट्रेस तो सेम है, ठीक है ना। सो हमने बोला टेम्परेचर स्ट्रेस ऑफ फर्स्ट मटेरियल इज इक्वल टू टेम्परेचर स्ट्रेस ऑफ कौन सा मटेरियल, सेकेंड मटेरियल। ये हमसे बोल रहा है फर्स्ट मटेरियल का E1 मान लो, यहाँ पर अल्फा 1 मान लो और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर सेम मान लो, बाकी सब पैरामीटर कांस्टेंट है। इट इज E2 मान लो, इट इज अल्फा 2 मान लो और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी मान लो। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी उड़ गया, ये हमसे E1 बाय E2 का रेशियो पूछ रहा है, तो E1 बाय E2 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा 2 डिवाइडिंग बाय अल्फा 1। बेटा अल्फा 1 अल्फा 2 का रेशियो है 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3/2, ये हमारा 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज अवर 3/2, ये 3/2 हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। वेरी आसान क्वेश्चन, बस हमें क्वेश्चन करने का ट्रिक पता होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल में हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं किस तरीके से आपके सामने प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। अब देखिएगा मैं आपके सामने क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी इजी ऑल्सो। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है मेरे भाई, द फिनोमेना ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ स्ट्रेन, द फिनोमेना ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ स्ट्रेन का मतलब टाइम डिपेंडेंट, ठीक है ना। स्लो ग्रोथ ऑफ स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना, ठीक है ना, टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना, यानी टाइम के साथ हो रहा है, एकदम इंस्टेंट नहीं हो रहा, टाइम डिपेंडेंट फिनोमेनन, ठीक है ना। अंडर अ स्टडी स्ट्रेस, स्टडी स्ट्रेस का मतलब होता है यानी कि सस्टेन्ड लोडिंग, सस्टेन्ड मतलब उस पर रखा ही हुआ है, परमानेंट लोडिंग, ठीक है ना। स्टडी स्टेट का मतलब होता है सस्टेन्ड लोडिंग या फिर परमानेंट लोडिंग, ठीक है ना, सस्टेन्ड या फिर परमानेंट इस कॉल्ड। तो बेटा टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना जो सस्टेन्ड लोडिंग के कारण आए, स्टैटिक लोडिंग के कारण आए, आई थिंक उसको तो मैं क्रीप ही बोलता था, इट इज द परमानेंट स्ट्रेन, ये परमानेंट स्ट्रेन कहलाता था, इसको हम क्रीप ही बोलते थे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये कल ही अपन ने किया है, अ रेक्टेंगुलर टिम्बर बीम, a rectangular timber beam B into D is cut out a cylinder
डायामीटर इज d, द विड्थ b, तो भैया b की वैल्यू हमने आपके लिए बताई थी कि अगर मुझे b निकालना है तो b कितना हो जाता है, अगर मैं विड्थ की बात करता हूं तो विड्थ हो जाता है d बाय अंडर रूट 3, कल ही बताया था ना, मैंने कल बताया था कैसे करना है। और डेप्थ की बात करूं तो डेप्थ हो जाता है अंडर रूट 2 बाय 3 कैपिटल D, क्लियर, दिस इज अवर कैपिटल, दिस इज अवर डेप्थ, दिस इज अवर विड्थ। अच्छा, इसको अगर आप चाहो तो स्मॉल डी लिख सकते हो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना तो इसको आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल डी लिख सकते हो, और अगर आप इसको चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको कैप स्मॉल बी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं स्मॉल बी की बात करूं तो स्मॉल बी इज इक्वल टू डी बाय अंडर रूट 3, इट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल बी। ये हमने स्मॉल बी की आपके सामने बात कर दी, कोई फर्क नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। हमने बोला था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कितना आसान क्वेश्चन है, ये हमसे बोल रहा है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अगर मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यार तो अभी हमने वही फॉर्मूला पढ़ा है। अच्छा चलो हम एक बात जानते हैं, E इज इक्वल टू 9 kg डिवाइडिंग बाय 3k प्लस जी। अरे जानते हो कि नहीं, 9 kg डिवाइडिंग बाय 3k प्लस जी, सो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ये तो हम सीधा सीधा जानते ही हैं, ये हमने 3 रिलेशन, बेसिक रिलेशन आपको बताए थे, ठीक है ना, इन तीनों रिलेशन से अपन काम कर सकते हैं। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ बायएक्सियल स्ट्रेस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज। भैया अगर मैं आपके सामने बायएक्सियल स्ट्रेस की बात करूं तो देखना अच्छे तरीके से मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने आपसे बोला अगर बायएक्सियल स्ट्रेस की बात करता हूं, बायएक्सियल स्ट्रेस मतलब एक बॉडी है और इस पर एक स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1, और यहां पर एक स्ट्रेस एक्ट कर रहा है वाई डायरेक्शन में, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 2, क्लियर। सिग्मा 1 एक्ट कर रहा है और क्या एक्ट कर रहा है, सिग्मा 2 एक्ट कर रहा है। ये हमसे क्या बोलने वाला है, ये हमसे बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स। टाउ मैक्स का वैल्यू बताओ, या तो टाउ मैक्स हम क्या बोलते थे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडिंग बाय 2, यानी हाफ ऑफ द प्रिंसिपल, यानी हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है, एक प्रकार से नॉर्मल स्ट्रेसेस ही तो हैं, प्रिंसिपल प्लेन पर आने वाली नॉर्मल स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलता हूं, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ दिस, यानी कि हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस, यानी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडिंग बाय 2, दिस इज द वैल्यू। ये हमारे पास वैल्यू आ गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 84। ये हमसे बोल रहा है द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ वर्टिकल स्क्वायर कॉलम ऑफ 2.5 सेंटीमीटर साइड्स 300 mm इफेक्टिव लेंथ, 300 mm इफेक्टिव लेंथ, ठीक है ना। इफेक्टिव लेंथ हमें 300 mm इज गिवन। चलो कैसे निकालेंगे भैया, हमसे क्या बोल रहा है, सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू निकालो। इसने हमें एक कॉलम दिया हुआ है और कॉलम जो है वो स्क्वायर कॉलम है, ठीक है ना। कॉलम इज बिकम अ स्क्वायर कॉलम, एक जो कॉलम है वो स्क्वायर कॉलम इज गिवन, यानी कि कॉलम इस तरीके से गिवन है। मैंने बोला है कॉलम इज अ स्क्वायर कॉलम, कॉलम जो है वो स्क्वायर कॉलम इज गिवन। अब स्क्वायर कॉलम हमारे लिए गिवन है जिसका साइड 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर का मतलब 25 mm। ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो गया 25 mm का। और अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं, इफेक्टिव लेंथ 300 सेंटीमीटर, हाँ तो सेंटीमीटर है तो आप इसको चाहो तो सेंटीमीटर में लिख सकते हो, बट mm में कन्वर्ट कर लो। 300 सेंटीमीटर यानी कि 3000 mm, 300 सेंटीमीटर मतलब 3000 mm, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, सबसे पहले मुझे L इफेक्टिव इज गिवन 3000 mm, ठीक है ना। हमें सिलेंडरनेस रेशियो निकालना है, द सिलेंडरनेस रेशियो यानी लैम्डा। तो सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू क्या था, सिलेंडरनेस रेशियो हमारे पास था L इफेक्टिव डिवाइडिंग बाय मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। तो L इफेक्टिव है, R मिनिमम की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। R मिनिमम हम निकालते हैं अंडर रूट I बाई A। तो अगर मैं आपके सामने I की बात करूं, I क्या हो जाएगा, BD³ बाई 12, तो B भी वही है, D भी वही है, यानी कि 25 होल रेज़ टू पावर 4 डिवाइडिंग बाय 12, ये हमारे पास हो गया। डिवाइडिंग बाय क्रॉस सेक्शन एरिया इस 25 मल्टीप्लाई बाय 25, दिस इज द वैल्यू। ये हमारे पास वैल्यू आया, तो आप यहां से R मिनिमम का वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर आप R मिनिमम का वैल्यू यहां पर निकालने की कोशिश करो, सो द वैल्यू ऑफ R मिनिमम इज बिकम इक्वल टू 0.7261, 0.7216, ये हमारे पास वैल्यू आ रहा है 0.7216, इट इज द वैल्यू ऑफ R मिनिमम। बस कुछ नहीं, L इफेक्टिव का वैल्यू ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज 3000
डिवाइडिंग बाय 0.7216। हमने जैसे ही इसका डिवाइड दिया, जैसे ही हम इसका डिवाइड देंगे तो हम यहाँ से आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू? तो यहाँ पर जो वैल्यू आना चाहिए, दिस वैल्यू इज बिकम इक्वल टू 4160, ठीक है ना, mm, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 416 सेंटीमीटर, यानी कि द वैल्यू इज दिस इज द वैल्यू ऑफ सिलेंडर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर वगैरह, ये एल इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशो आ गया। चलिए आगे चलते हैं। कॉलम ऑफ गिवन लेंथ, क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल हैव डिफरेंट एंड कंडीशंस, द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम इज हुज। देखो भैया, तो हमने कल ही बताया है स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम होता है जिसके बोथ एंड क्या हो, फिक्स हो, क्योंकि अगर हमारे कॉलम के दोनों एंड फिक्स होंगे, इफ कॉलम का बोथ एंड आर फिक्स्ड, अगर कॉलम का बोथ एंड फिक्स होगा तो यहां से लेकर यहां तक जो हमें दिख रहा है, इट इज अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। और जैसे ही मैं इस पर लोड अप्लाई करता हूं, सो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड, ये हमारे पास इस तरीके से बकल करेगा, और बकल करने के बाद देयर विल बी एल इफेक्टिव, और एल इफेक्टिव का वैल्यू कितना होगा? सो इफ आई विल टॉक अबाउट एल इफेक्टिव, सो एल इफेक्टिव इज बिकम इक्वल टू एल अपॉन √2। दिस इज द वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव। सो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं पीयू की वैल्यू आपके सामने लिखूं तो पीयू क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल का स्क्वायर, तो एल इफेक्टिव का स्क्वायर होता है एक्चुअली। सो एल इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा L/2, सॉरी L/√2 नहीं होता, L/2 होता है ना। क्या हो रहा है ये? L इफेक्टिव इज इक्वल टू L/2। सो L पाई स्क्वायर ई आई अपॉन L इफेक्टिव मतलब L/2 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर अगर चाहें तो PU कैलकुलेट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ PU इज 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन हाउ मच, अपॉन L स्क्वायर, इट इज द वैल्यू ऑफ PU। ये हमने आपके सामने PU का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। इट इज द वैल्यू ऑफ PU, यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यही होता था 4 टाइम्स, है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग इज दिस, सबसे स्ट्रॉन्ग यही था मेरी समझ से। चलिए खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद क्वेश्चन नंबर 86, अच्छा क्वेश्चन है। ये हमसे क्या बोल रहा है, ये भी हम पहले ही आपको करवा चुके हैं। सर्कुलर शाफ्ट इनिशियली सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट, एक बेंडिंग मूवमेंट से सब्जेक्टेड है, and then subjected to torsional movement. If the magnitude of bending movement is to be found the same as that of torque, the ratio of maximum bending stress to shear stress, यानी कि ये हमसे सिग्मा मैक्स और टाउ मैक्स का रेशियो निकालने को बोल रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा मैक्स और टाउ मैक्स, ठीक है ना। तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू हमने कल आपको बताई है 32m डिवाइडिंग बाय पाई डी क्यू, ये हमने वैल्यू बताई थी, और इसका वैल्यू टाउ मैक्स का होता है 16t डिवाइडिंग बाय पाई डी क्यू। कल ही का वैल्यू बताया था, कल हमने क्वेश्चन करवाया था। पाई डी क्यू से पाई डी क्यू को मैंने उड़ा दिया, तो भैया हमारे पास कितना आया, अगर मैं आपके सामने रेशियो की बात करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 डिवाइडिंग बाय 60, 32m डिवाइडिंग बाय 16t। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो रेशियो हो जाएगा 2, ठीक है ना। द रेशियो इज बिकम इक्वल टू 2, 86 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2m अपॉन t, यानी ऐसा आ जाता है यहाँ पर 16 से 32 को काटेंगे, सो दिस इज 2m अपॉन t, तो रेशियो यानी कि 2 आ गया, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए, ये तो आसान है, ये हमने कल बताया था आपके लिए कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। और ये डेरिवेशन भी आई थिंक मैंने कल क्वेश्चन में आपको करवा दिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। ये हमसे क्या बोल रहा है, आ स्टील एबीसी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 100 mm स्क्वायर इज सस्पेंडेड टू अ वर्टिकल लोड एज शोन इन द फिगर। इफ लोअर एंड ऑफ बार सी डज नॉट मूव, जो सी है वो डज नॉट मूव नहीं हो रहा है, ठीक है ना, when loads are applied, then the force of P, हमें P का वैल्यू बताना है भैया, P का वैल्यू बताना है, that's all, और कुछ नहीं करना। तो भैया हम सीधी सीधी अगर आपके सामने P का वैल्यू यहाँ पर बताने की कोशिश करें, अगर मैं P का वैल्यू आपके लिए बताने की कोशिश करूं तो अच्छे तरीके से सुनना, P हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, अच्छे से सुनना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, वो ज्यादा सही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं क्या करता हूं, यहाँ पर सेक्शन कट कर लेता हूं, आई विल कट अ सेक्शन। मैंने पहला सेक्शन यहाँ कहीं पर कट कर लिया लाइक दिस। इस सेक्शन को आई विल कंसीडरिंग x1 सेक्शन, इसको हमने x1 सेक्शन बोला, एंड आई ऑल्सो कट अ सेक्शन हेयर, मैंने सेक्शन को यहाँ पर कट किया, एंड दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज x2 सेक्शन, इसको हमने x2 सेक्शन बोल दिया, सही बात है। तो हमने जैसे ही यहाँ पर सेक्शन कट किए, इफ आई विल कटिंग अ सेक्शन लाइक दिस, इस तरीके से मैंने सेक्शन को कट किया, सो मैंने आपके सामने बोला कि ये एक लाइक मेंबर लाइक दिस, इस तरीके से अगर मैंने मेंबर को आपके सामने डिस्कस किया,
और मैंने बोला कि यहाँ पर हमने लोड अप्लाई किया है एंड दिस लोड इज बिकम 15 किलो न्यूटन, हमने 15 किलो न्यूटन अप्लाई किया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक अप्लाई कर सकते हैं 15 किलो न्यूटन का लोड। क्लियर। इसी तरीके से अब मैं x1 और x2 के बीच में बात करूं, सो दिस इज x1 एंड x2, तो इसको हमने x1 सेक्शन बोल दिया है, नो प्रॉब्लम। दिस इज कॉल्ड एज x2 सेक्शन, इसको x2 सेक्शन बोल दिया है, नो प्रॉब्लम। और हमने आपसे बोला लाइक दिस, और ये हमारे पास था, और यहाँ पर एक लोड अप्लाई होता हुआ दिख रहा है P, लेकिन हमें को पता है 15 को रजिस्ट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में 15 ऐसा लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो भैया अगर इसको रजिस्ट करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट लोड आएगा इट इज P माइनस 15 किलो न्यूटन, ऐसा आएगा, ठीक है ना। अब हम इसके आगे वाले सेक्शन की अगर बात करें, दिस इज x2 सेक्शन, दिस इज x2 सेक्शन, इसको x2 बोला। तो हम सभी लोग जानते हैं इस x2 के लिए अगर इस डायरेक्शन में P माइनस 15 लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो इसको रजिस्ट करने के लिए P माइनस 15 नीचे लगेगा, और इसको रजिस्ट करने के लिए P माइनस 15 ऊपर लगेगा। माय डियर फ्रेंड, ये तो छोटा सा है, इसको इग्नोर कर दो, इन दोनों को अपन बात कर लेते हैं। टोटल डिफ्लेक्शन का वैल्यू 0 है क्योंकि C पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, C डज नॉट मूव, C पॉइंट जो है वो मूव नहीं कर रहा। तो भैया इसका मतलब ये है, इसका कितना आया 15, लेंथ का वैल्यू 30 mm इज गिवन, और एरिया हमारे लिए गिवन है, यंग्स मॉडुलस भी गिवन है 20 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि 15 इंटू 10⁻³ PL अपॉन ए है ना, PL अपॉन ए। सो PL हो गया 30 mm डिवाइडिंग बाय एरिया का वैल्यू 100, और E का वैल्यू हो गया 2 इंटू 10⁵, प्लस अगर मैं आपसे बात करूं P का वैल्यू इज P माइनस 15, अगर इस वाले के लिए बात करूं, मल्टीप्लाई बाय PL का, अच्छा P माइनस 15 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं आपके सामने बात करता हूं काय की L, सो L इज बिकम इक्वल टू 50 mm डिवाइडिंग बाय 100 इंटू 2 इंटू 10⁵, दिस इज द वैल्यू। ये हमने आपके सामने वैल्यू को डिस्कस किया, दिस इज द वैल्यू हियर, ये हमने आपके सामने क्या डिस्कस किया, वैल्यू डिस्कस किया, और इन सब का जो वैल्यू है इज बिकम इक्वल टू 0, इसका जो वैल्यू होगा वो काय के बराबर होगा, तो इसका जो वैल्यू है भैया, इसका अगर मैं वैल्यू की बात करूं आपके सामने, इफ आई विल टॉक अबाउट वैल्यू हियर, अगर मैं वैल्यू की आपके सामने बात करता हूं, जस्ट अ वेट, सो अगर मैं इसकी बात करूं, इन दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि C पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आ ही नहीं रहा। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे, इफ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए P का वैल्यू जो मिलने वाला रहेगा, जो मेरे पास आंसर गिवन है, सो द वैल्यू ऑफ P इज बिकम इक्वल टू 24 किलो न्यूटन। आप यहां से P का वैल्यू निकालो, सो P जो हमारे पास आएगा दिस इज 24 किलो न्यूटन, हमारे पास P का वैल्यू आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से अपन क्वेश्चन करें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और टोटल डिफ्लेक्शन C पॉइंट पर 0 कर दें, क्योंकि C पॉइंट मूव ही नहीं हो रहा, उसमें मैं और आप क्या करेंगे, ठीक है ना, उसमें मैं और आप क्या करें, इसमें तो C पॉइंट मूव ही नहीं हो रहा है, सीधी बात इज दिस कि C पॉइंट क्या नहीं हो रहा है, C पॉइंट मूव नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं, मैंने बोला प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट ऑफ प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट सिग्मा x सिग्मा y इज गिवन, normal stress on these plane inclined at 45 degree and at x axis will be okay। ये हमसे बोल रहा है, मान लीजिए एक प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट है, प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट इज गिवन, हमारे लिए प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट गिवन है, उसमें सिग्मा x एंड सिग्मा y का वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन। तो सिग्मा x हमारे पास कितना गिवन है, सो द वैल्यू ऑफ सिग्मा x इज 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगर मैं आपके सामने सिग्मा y की बात करूं, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा y, तो सिग्मा y इज ऑलरेडी गिवन and the value of sigma y is also equal to 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर का सिग्मा y is given। और अगर मैं यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन कंसीडर करूँ, दिस इज अ प्लेन AB, और अगर मैंने बोला x एक्सिस से एंगल इज बिकम कितना डिग्री, 45 डिग्री, y एक्सिस से भी एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री इज देयर। ये हमसे बोल रहा है इस AB प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, what is the principal stress at a point on a plane stress element sigma x sigma y, normal stress on the plane inclined at 45 degree about x axis के रिस्पेक्ट में अगर 45 डिग्री पर एक प्लेन इंक्लाइंड है, what is the value of normal stress, तो हमें नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है। नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास कितना हो जाएगा, सिग्मा x cos स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला था ना, सिग्मा x cos स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा y sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ x बाय sin थीटा cos थीटा, लेकिन
2 टाउ एक्स बाय टाउ तो हमें दिया ही नहीं है तो 0 मान लो। तो हम सिग्मा एक्स का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स इज 500 और cos 45 का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/2 प्लस हम यहाँ पर बात करें सिग्मा वाई के बारे में, तो सिग्मा वाई इज बिकम इक्वल टू, अगर मैं सिग्मा वाई की आपके सामने बात करूंगा, इफ आई विल टॉक अबाउट सिग्मा वाई, अगर मैं आपके सामने सिग्मा वाई की बात करूं, भैया ये 500 है, 50 नहीं है, इट इज 500 है ना, ऑप्शन 500 है। और सिग्मा वाई की बात करूंगा, सो दिस इज 500 और 1/√2 तो इसका भी आ जाएगा 1/2, 250, तो द वैल्यू इज बिकम इक्वल टू 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ऑप्शन इज बिकम कौन सा, ऑप्शन इज बिकम बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द यूलर क्रिपलिंग लोड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टील रॉड of uniform cross section hinge at both end is 1 kilonewton. Okay, the Euler crippling load for a 1 meter long steel column of the same cross section hinge at both end will be. अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना क्या बोल रहा है। ये हमसे बोल रहा है कि एक कॉलम है जिसका लेंथ हमें 2 मीटर गिवन है। अच्छा, बोथ एंड हिंज है, इसका मतलब यही एल इफेक्टिव हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये हमसे बोल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इस पर लोड अप्लाई जो कर रहे हैं, पी यू का वैल्यू इट इज 1 किलो न्यूटन, ठीक है। तो पी यू इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है ना, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर का वैल्यू 2 का स्क्वायर, और पी यू की जगह क्या आ जाएगा, तो हम पी यू की जगह रख सकते हैं 1। तो हम यहाँ से पाई स्क्वायर ई आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए एंड द वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर ई आई इज 4, ये 4 आ गया। अब ये बोल रहा है सेम कॉलम है, लेकिन उसका दिक्कत ये है कि एल इज बिकम इक्वल टू 1 मीटर, एल का वैल्यू है जो 1 मीटर है, यानी एल इफेक्टिव ऑल्सो 1 मीटर, एल इफेक्टिव ऑल्सो 1 मीटर, ठीक है ना। अब ये हमसे बोल रहा है अगर हमारा 1 मीटर का कॉलम है, दोनों एंड हिंज है, तो पी यू का वैल्यू कितना होगा। अरे यार वेरी इजी ना यार, पी यू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन कितना, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। 1 मीटर का कॉलम है तो हमारे पास जो वैल्यू आ गया, देखो इसका वैल्यू हम 4 निकाल चुके हैं, डिवाइडिंग बाय एल स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, सो द वैल्यू इज 4 किलो न्यूटन। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इतने आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं बच्चों टाइप, यानी कि उन ऑप्शन को कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। इन ऑप्शंस को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 2 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 90, a solid shaft of diameter d carrying a twisting moment that developed the maximum shear stress if shaft replaced by hollow one outside diameter is capital D and inside diameter is d by 2, then the maximum shear stress, very easy ना यार। देखो ये हमसे बोल रहा है एक हॉलो शाफ्ट है जिसका आउटर डायमीटर गिवन है और इंटरनल डायमीटर इज ऑलरेडी गिवन, इंटरनल डायमीटर भी गिवन है, ठीक है ना। आउटर डायमीटर इज कैपिटल डी, बट अगर मैं इंटरनल डायमीटर की बात करता हूं, सो इंटरनल डायमीटर इज बिकम इक्वल टू कैपिटल डी बाय 2, इंटरनल डायमीटर इज बिकम इक्वल टू कैपिटल डी बाय 2। सो अब देखिएगा टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाय आर, ऐसा हम कर सकते थे। तो अगर हम टाउ मैक्स की वैल्यू निकालें, कैसे निकालते थे टाउ मैक्स इज इक्वल टू टी अपॉन जे का वैल्यू हो जाता था पाई बाई 32 कैपिटल डी रेस टू पावर 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू पावर 4, यानी इंटरनल डायमीटर माइनस एक्सटर्नल डायमीटर इज इक्वल, और मल्टीप्लाई बाय हो जाता था मल्टीप्लाई बाय आर, यानी कि कैपिटल डी बाय 2, यही हो जाता था। तो हम यहाँ से अगर बात करें आपके सामने, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, फालतू लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 16t डिवाइडिंग बाय 16t डिवाइडिंग बाय, ठीक है ना, 16t डिवाइडिंग बाय, यहाँ से आप चाहो तो आप यहाँ से d रेस टू पावर 4 कॉमन ले सकते थे, d रेस टू पावर 4 कॉमन ले सकते थे। एक काम करो, ऐसा करो, 2 से 16 को तो काट दिया तो 16 तो ऊपर चला गया, यहाँ से आप क्या करो मल्टीप्लाई बाय डी हमारे पास है, आप यहाँ से पाई तो बचा ही है, डी क्यू को कॉमन ले लो, आपने डी क्यू को कॉमन लिया तो हम सॉरी डी रेस टू पावर 4 को कॉमन ले लो, डी रेस टू पावर 4 को कॉमन लोगे तो 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी होल रेस टू पावर 4 हमारे पास ऐसा बचा। यहाँ से एक डी से एक डी को उड़ा दो तो हमारे पास फॉर्मूला बचा 16t डिवाइडिंग बाय पाई डी क्यूब और अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कैपिटल डी स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी होल रेस टू पावर 4, ये हमारे पास फॉर्मूला बच गया। ये हमारे पास फॉर्मूला बचा, सॉरी ये हमारे पास फॉर्मूला बचा। अब ये अगर हमारे पास फॉर्मूला बचा, चलिए ये हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास फॉर्मूला बच गया, ये हमारे पास फॉर्मूला बचा। तो अगर मैं आपके सामने टाउ मैक्स की बात करूं, टाउ मैक्स कैलकुलेट करूं, ठीक है, 16t
डिवाइडिंग बाय पाई डी क्यूब, ठीक है ना, 1 माइनस स्मॉल डी का वैल्यू हमें दिया है कैपिटल डी बाई 2 और ये हमारे लिए दिया हुआ है कितना अपॉन कैपिटल डी होल रेज़ टू पावर 4। कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया, सो दिस इज 16t डिवाइडिंग बाय पाई डी क्यूब, ठीक है ना, 16t डिवाइडिंग बाय पाई डी क्यूब 1 माइनस 1 अपॉन 8 ऐसा आ जाएगा। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर अगर मैं काय की वैल्यू पूछा है ये हमसे काय की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हमसे पूछ रहा है देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो हम जब यहाँ पर टाउ मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट टाउ मैक्स, जब आप यहाँ पर टाउ मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो टाउ मैक्स का वैल्यू देखिए हमारे पास कितना आ सकता है। मेरे पास जो यानी ऑप्शन है जो मैंने घर पर बैठ के सॉल्व किया था इसको, तो हमारे पास जो टाउ मैक्स का वैल्यू आ रहा था इट इज 1.067 टाउ, इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ रहा है टाउ मैक्स का, ठीक है ना, 1.067 टी ये हमारे पास वैल्यू आ रहा है 1.067 टी, तो 1.067 टी इट इज द वैल्यू, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों, टाइप प्रॉब्लम इज देयर। आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्या बोल रहा है, अ पॉइंट इन अ वेब ऑफ अ गर्डर बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा एक्स का वैल्यू इज गिवन 3 मेगापास्कल टेंसाइल, ठीक है ना, एंड द शियर स्ट्रेस टाउ एट द सेम पॉइंट इज 2 मेगापास्कल, देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज, अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करें, सिग्मा 1 का वैल्यू निकाल लें, सिग्मा 1 निकाल लो, सिग्मा 2 निकाल दो, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडिंग बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडिंग बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स बाय, इट इज द वैल्यू। माय डियर फ्रेंड, यू पुट द वैल्यू, सिग्मा वाई का वैल्यू आप 0 पुट करो, सिग्मा एक्स अगर आप यहां पर पुट करोगे, सिग्मा एक्स इज 3 डिवाइडिंग बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स का वैल्यू आपने 3 पुट किया और इसका वैल्यू तो 0 हो गया, डिवाइडिंग बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स बाय, यानी 2 का स्क्वायर। तो अगर मैं आपके सामने बात करूं, इनको सॉल्व करूं, तो हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का कुछ वैल्यू आएगा, एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1, इसको सॉल्व करने के बाद जो सिग्मा 1 का वैल्यू हमारे पास निकल रहा है, ठीक है ना, सिग्मा 1 का कुछ वैल्यू निकलेगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अगर हम सॉल्व करें, सो दिस इज 1.5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2.25 प्लस 4, ठीक है ना, अगर हम 1.5 तो ये हो जाएगा 6.25, तो ये हमारे पास आ गया 1.5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6.25, और जब मैं 6.25 की बात करूं तो ये 25 का स्क्वायर होता है, यानी कि 2.5 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा 1 की अगर मैं बात करूं, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1, सिग्मा 1 आ जाएगा 1.5 प्लस 2.5, एंड सिग्मा 2 कितना आ जाएगा, सिग्मा 2 आ जाएगा 1.5 माइनस 2.5, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ -1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 4। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पर टाउ मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूं, टाउ मैक्स कितना होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडिंग बाय 2, तो वैल्यू इज 4 प्लस 1 इज 5 डिवाइडिंग बाय 2, यानी कि द वैल्यू इज 2.5 मेगापास्कल, इट इज द वैल्यू, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है, अ बीम ऑफ लेंथ 10 मीटर कैरी अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 20 किलोन्यूटन पर मीटर एंटायर ओवर स्पैन, ठीक है ना। तो अच्छा, इन ऑर्डर दैट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन द बीम इन द लीस्ट पॉसिबल मस्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये ओवरहैंगिंग बीम का क्वेश्चन है। ये हमसे बोल रहा था कि इस तरीके से हमने यहाँ पर मान लीजिए एक बीम है और यहाँ पर हमने इस तरीके से सपोर्ट को थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट किया। हम सपोर्ट को कितना अंदर शिफ्ट कर सकते हैं कि हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिले, तो मैंने आपके लिए बोला था कि यहाँ पर हम कितना शिफ्ट कर सकते हैं। आप लोगों को याद हो मैंने बोला था 0.207, ऐसा कुछ बोला था, 0.207 इतना डिस्टेंस मैं अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकता हूं, ठीक है ना, जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अचीव होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट करना पड़ता था, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 93, इट इज वेरी इजी यार, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। हम सभी लोग एक इक्वेशन जानते हैं,
इक्वेशन क्या जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं E इज इक्वल टू, हम सभी लोग इक्वेशन जानते हैं E इज इक्वल टू 9kg डिवाइडिंग बाय 3k प्लस जी। ऐसा इक्वेशन जानते कि नहीं जानते? 9kg डिवाइडिंग बाय 3k प्लस जी, ऐसा इक्वेशन जानते हो ना सभी लोग? दिस इज द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। हम इस इक्वेशन की हेल्प से इस रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और अगर मैं इस रिलेशन की आपके सामने बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर रिलेशन, इस पर्टिकुलर रिलेशन की मैं बात करूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/e इज इक्वल टू 1/e इज इक्वल टू 3k प्लस जी डिवाइडिंग बाय 9kg। अलग अलग कर दो, 1/e इज इक्वल टू 3k अपॉन 9kg प्लस g अपॉन 9kg। g से g को उड़ा दिया, k से k को उड़ा दिया, 3 3 जा 9, तो हमारे पास इक्वेशन हो गया 1/e इज इक्वल टू 1/3g, k से k को उड़ा दिया ना, तो 1/3g प्लस 1/9g यानी 9k, ये हमारे पास रिलेशन हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/e इज इक्वल टू 1/g प्लस 1/3k। ये हमारे पास इक्वेशन आया 3/e 1/3k, ऐसे लिखा जा सकता है ना, 3/e इज इक्वल टू अच्छा k का 3 हमें उड़ाना है, k का 3 हमें उड़ाना है, ये भी उड़ाना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो इस रिलेशन को आप लोग यानी कि थोड़ा सा बैलेंस करके लिखें। तो अगर मैं मान लूँ 9 को ऊपर पहुंचा दूं 9/e, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए मेरी समझ से। 93 का जो होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल सही। हम यहाँ पर 9 को ऊपर लाएं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9/e, तो ये हमारे पास कितना बचेगा? ये हमारे पास बचेगा 3/g, और ये हमारा 9 तो चला गया, तो ये हमारे पास बच जाएगा 1/k। दिस इज दी ऑप्शन, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से 93 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। 94th, in a simple bending theory, one of the assumption that material of the beam is isotropic. This assumption means normal stress remain constant in all direction, normal stress varies linearly in the material, elastic constant are same in all direction. तो भैया अगर आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक का मतलब यही होता है किसी भी एक पॉइंट पर इलास्टिक कांस्टेंट है वो हर एक डायरेक्शन में सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमसे क्या बोल रहा है? सिंपली सपोर्टेड बीम एल डब्ल्यू एट द पॉइंट लोड शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लाइज, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन बिटवीन बी और सी होगा। ये बात मैं ऑलरेडी कल आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं, यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टॉर्शन इक्वेशन टी बाई जे टाउ बाई आर जी थीटा अपॉन एल, द टर्म्स टाउ बाई आर, जो टाउ बाई आर हमारे पास है, टाउ बाई आर को क्या बोला जाता है? तो इट इज कॉल्ड एज पोलर सेक्शन मॉडुलस, इसको पोलर सेक्शन मॉडुलस बोला जाता है। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे हमने आई बाई बाय को सेक्शन मॉडुलस बोला है, इसको पोलर सेक्शन मॉडुलस बोला जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। टू सॉलिड शाफ्ट A is 50 mm diameter and B is 100 mm diameter, the strength of shaft B is, भैया बहुत आसान है, हम टाउ का वैल्यू निकाल लें, ठीक है ना, टाउ का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर टाउ भी नहीं निकालना है हमारे लिए तो और आसान तरीका है, ठीक है ना, और आसान तरीका हमारे पास क्या है? हम टी बाई जे टाउ बाई आर जी थीटा बाई एल, अभी हमने लास्ट टर्म्स क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा है जे बाई आर, तो हम जे बाई आर की अगर बात कर लें, जे बाई आर, ठीक है ना, तो जे बाई आर अगर हम निकाल लें हर एक सेक्शन का, ठीक है ना, इसका जे बाई आर निकालो और दूसरे का जे बाई आर निकालो, तो हमारे पास जो आएगा इट इज 8 टाइम्स ग्रेटर, ठीक है ना। दोनों को कंपेयर कर देना और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, द शेयर फोर्स ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज प्रोपोर्शनल टू, तो शेयर फोर्स जो है वो काय के प्रोपोर्शनल है? तो सम ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस, ट्रांसवर्स फोर्सेस का सम ही, एल्जेब्रिक सम ऑफ ट्रांसफर फोर्सेस, ऐसा लिख सकता हूं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ट्रांसफर फोर्सेस, जितने भी ट्रांसफर फोर्सेस हैं उनके एल्जेब्रिक सम के प्रोपोर्शनल है। डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एट मिड स्पैन, ओके। हमने आपसे बोला ये हमारा बीम है और ये कैंटिलीवर बीम है, इसके बीच में मैंने एक पॉइंट लोड अप्लाई किया P, दिस इज द लेंथ इज L/2 एंड दिस लेंथ इज बिकम L/2,
दोनों लेंथ कितने हैं? सो दोनों लेंथ इज बिकम L/2 लेंथ इज गिवन। ये हमसे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम, हमें फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन बता दो। तो यहां तक तो जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा लाइक दिस, इसके बाद जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए क्या बोलना चाहता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं यहां से यहां तक का वैल्यू इज Δ1, और अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं, दिस वैल्यू इज बिकम Δ2, और ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा, ठीक है ना। तो अगर मैं टोटल डिफ्लेक्शन की बात करूं तो टोटल डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2, इट इज द वैल्यू ऑफ टोटल डिफ्लेक्शन, ये टोटल डिफ्लेक्शन का वैल्यू है। तो Δ1 हो जाएगा PL3/3EI, PL3/3EI, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24EI, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस PL²/2EI मल्टीप्लाई बाय L/2, तो PL²/2EI, तो 2 दूनी 4 दूनी 8EI मल्टीप्लाई बाय L/2, ठीक है ना। ये ऐसा ही होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल सही बात है, इनको जोड़ना पड़ेगा, तो इनको जोड़ो भैया, PL3/24EI प्लस PL3/16EI, PL3/16EI, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे, मेरी समझ से जो इसका वैल्यू आना चाहिए 99 का, इट इज 5WL3/24EI, दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगा। वेरी आसान, ठीक है ना, ये बहुत आसान है, ये बात हम सभी लोग अच्छे समझते हैं कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतने ही क्वेश्चन हमारे पास हैं, लगभग 99 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, ठीक है ना। लगभग 99 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो मेरे पास थे वो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस कर दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इतने प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 1-2 प्रॉब्लम और हैं, बट ऑल दी प्रॉब्लम्स आर रिपीटेटिव टाइप, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो नया हो। 4 प्रॉब्लम और हैं, चारों रिपीटेटिव टाइप है, इसलिए वो मैंने आपके सामने अभी नहीं बताए हैं। क्लियर? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। आज थोड़ा बिजी हूं इसलिए लाइव नहीं ले पाया, इसलिए मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहा हूं यूट्यूब पर। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास, थैंक्स एवरीवन, जय हिंद। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करते हैं इट इज आरसीसी एंड टॉस ऐसे। क्लियर? चलिए, थैंक यू।